और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की मांग उठ रही है। पीओके को भारत में मिलाने की मांग उठ रही है। पीओके के लोगों को पाकिस्तान की जो गुलामी है वो कतई गवारा नहीं है। भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से पीओके के लोग देख रहे हैं। शहबाज और मुनीर लोगों को डराकर पीओके को बचा नहीं सकते हैं। ऐसे में पीओके 4 जून से पहले हिसाब पूरा कर लेना चाहता है। यानी कि यहाँ भारत में बड़े चेहरों के जरिए तो ये बयान दिए ही जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां के लोग लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि हमें भी मोदी जैसा नेता चाहिए। तिरंगा हाथों में लेकर सड़कों पर निकल जाना या फिर भारत में विलय की मांग करना, ये बहुत बड़ा संदेश है और पाकिस्तान के लिए खलबली पैदा करने वाली वजह भी। ऐसे में यहाँ चुनावी माहौल, और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा, तो इसके मतलब मायने क्या हैं? ऐसे कई सवाल अब चुनावी माहौल में उठ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत। यूके देवनाथ सर, पीओके में अगर रह रहकर ये मांग उठती रही और उठ रही है इन दिनों सबसे ज्यादा, तिरंगा हाथ में लेकर मोदी जैसे नेता की मांग हो रही है, भारत में विलय की मांग हो रही है, पाकिस्तान से गुलामी अब मंजूर नहीं, यानी कि वहां गुलामी की जंजीरें तोड़ने की इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और यहां लगातार भारत में बड़े चेहरों के जरिए, रक्षा मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, विदेश मंत्री हुए या उत्तर प्रदेश के सीएम हुए, बार बार पीओके को लेकर यह जिक्र क्यों आ रहा है? जी हाँ रत्ना जी, ये समझना पड़ेगा कि पीओके तो भारत का ही हिस्सा है। जब 1947-48 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तो जेएनके के जो महाराजा थे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया था, जिसके तहत उन्होंने पूरे पूरे के पूरे समूचे कश्मीर को भारत के साथ विलय कर दिया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्निकली देखा जाए, लीगली देखा जाए और मॉरल तरह से भावनाओं से भी देखा जाए तो पूरा का पूरा समूचा कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। ये तो उस वक्त पाकिस्तान के चतुर नेताओं ने और कुछ भ्रमित मिलिट्री लीडर्स ने कबालियों को भेजकर पीओके पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब बात जहां तक रही है, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे देश के नेताओं से, उसमें दम होता है। दम इसलिए होता है क्योंकि जब हम पीओके की तरफ देखते हैं, चाहे ओपन सोर्स हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट हो, पीओके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों के साथ रहकर खुश नहीं है। देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान, हुंजा, वहां के जो लोग हैं वो ज्यादातर शिया हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है और वो कभी भी पाकिस्तान की जो सुन्नी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स है, खासतौर से पंजाबी सुन्नी जो हैं पंजाब के, जो कि मिलिट्री को भी डोमिनेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को डोमिनेट करते हैं, पुलिस को डोमिनेट करते हैं, पीओके के लोग कभी भी उनके साथ खुश नहीं थे। तो इसलिए बार बार हर साल, अभी नहीं, दशकों से वहां पर एक आजादी की मांग उठती रही है। और जैसा कि मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, अब योगी जी ने भी कहा, पीओके के लोग चाहते हैं भारत के कश्मीर के साथ रहना। उनकी मांग प्रबल होगी और एक दिन पीओके जो है भारत के कश्मीर का हिस्सा होगा। जी ठीक है। पीओके के लोग, अगर साधारण लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर आ जाएं तो आम सी बात लगती है संजीव जी, लेकिन अगर भारत के बड़े चेहरे और जिम्मेदार चेहरे ये बात करें तो क्या ये महज एक चुनावी मुद्दा है या फिर असल में, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा 6 महीने का वक्त देते हुए, कि ऐसा होगा? क्या ये होगा? ये अवश्य होगा, इसका दिन अवश्य आएगा। और ये जो इसमें जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर होगा वो पीओके के लोगों के अंदर जो एक असंतोष है, एक जो गुस्सा है, जो उनके ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा किया जाता है, वो जो असंतोष की जो आग है वही पीओके को उनके जो मूल स्थान भारत में उनका विलय कराएगी। और ये दिन अवश्य आएगा। और जाहिर है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 1947 में साइन किया गया था, उसके तहत पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है और वहाँ के लोग भारतीय हैं। उस पर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है और जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के
जो लोगों के जो अन्य जो भाई बहन हैं, जो अनेक रिलेटिव्स हैं, वो भारत के क्षेत्रों में रहते हैं और वो उनकी मंशा है, उनका जो सपना है कि वो एक दिन भारत में उनका विलय होगा और जम्मू एंड कश्मीर राज्य का जो पूर्ण स्वरूप तभी जाकर के पूरा हो सकता है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड का और गिलगित बल्तिस्तान का जो विलय है वो जम्मू एंड कश्मीर में हो जाए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये दिन अवश्य आएगा। ये सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है और ये एक कार्य है, एक अधूरा कार्य है जो कि अभी भी बचा हुआ है। धारा 370 और 35A को हटाना एक बड़ा कार्य था जिसको कि सरकार के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। जो हमारा जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर राज्य विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एकमात्र जो एक अधूरा कार्य है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय कराना और जम्मू एंड कश्मीर के समस्त लोगों के भविष्य को सुनहरा बनाना। तो मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह के लीडरशिप के बयान आ रहे हैं और वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है और मैं ये मानता हूं कि वो दिन अवश्य आएगा कि जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो विलय है वो भारत में होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते हैं कि 10 साल में जो काम हुए वो तो हुए, लेकिन अगले 5 साल फिर मौका दीजिए, कुछ बड़े काम होने हैं, ऐसे इंडिकेशंस देते हैं। हालांकि वो बताते नहीं कि अगले 5 साल क्या होना है। मेजर शाह, कहीं अगले 5 साल में अगला मिशन पीओके तो नहीं? रचना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, मेरे को ये खूब दिख रहा है, होते हुए नजर आ रहा है मेरे को कि पीओके को हम वापस लेकर आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि हमारे सारे दर्शक समझ लें, और ये अलग होगा जो हमारे बड़े अच्छे विशेषज्ञों ने पहले बोला है। देखिए, मेरे घर के बाहर एक खाली प्लॉट है जो हमारा है, क्योंकि वो खाली है अभी इस टाइम पे, तो आजू बाजू के लोग आके उस पर पार्क कर देते हैं। तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे इसको खाली करो। जब उसको बोलेंगे खाली करो, उनका ये थोड़ी है वो अगर अर्थों से वहां पार्किंग करते आ रहे हैं तो मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि लीली कानूनी तौर पे वो पार्किंग स्पेस उनकी हुई। उनको एक दिन बोलेंगे हम खाली करो प्यार से। मेजर शाह, नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, आपका वीडियो भी फ्रेम हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। दोबारा हम कनेक्ट करेंगे आपके साथ में। जब लगातार ये मांग उठ रही है पीओके के लोगों के जरिए कि हमें भारत में विलय चाहिए, पीओके के लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर आ जाएं और ये विद्रोह ऐसा कि फिर चाहे फायरिंग हो, चाहे लाठी डंडे चले, वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की जो अग्नि है वो थमने का नाम नहीं ले रही। पीओके में आखिर क्यों मचा है बवाल? हिंसक दमन के बाद भी पीओके में प्रदर्शन क्यों जारी है? पीओके को भारत में मिलाने की चर्चा आखिर इन दिनों क्यों जोर पकड़ रही है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा, देखिए। पीओके में पाक के खिलाफ नहीं थम रहा विद्रोह। पीओके में आखिर क्यों मचा है बवाल? हिंसक दमन के बाद भी पीओके में प्रदर्शन। पीओके को भारत में मिलाने की चर्चा ने पकड़ा जोर। भारत से मिला संदेश, पीओके ने दिखाए तेवर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पिछले कई दिनों से युद्ध का मैदान बना हुआ है। पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पूरा पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। पाकिस्तान ने विरोध को दबाने के लिए हिंसक दमन शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है। बावजूद इसके पीओके में विरोध प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सब्सिडी पैकेज का लालच देकर मनाने की कोशिश की, लेकिन घाटी के लोगों ने इस्लामाबाद के झांसे में आने से साफ इनकार कर दिया है और अब वो आजादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में जहां लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं भारत में गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को एक बार फिर से भारत का हिस्सा बताया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? सीएम योगी ने तो यहां तक कह दिया है कि पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के अगले 6 महीने के अंदर
पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। भारतीय नेताओं के पीओके को भारत में मिलाने की बात सुनकर पीओके के लोगों के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के सामने भारी भरकम डिमांड भी रख दी। मंगला डैम के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत को मिले, पीओके लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए, पीओके को करप्शन से आजादी मिले, न्यायिक आयोग भ्रष्टाचार की जांच करे, पाकिस्तान सब्सिडी बढ़ाए, महंगाई कम करे। पीओके के लोगों के बदले तेवर से तो यही लगता है कि अब उन्हें पाकिस्तान की गुलामी गवारा नहीं और वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीओके के लोग क्यों आखिर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। और क्यों भारत में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं चुनावी दौर के दौरान ही। साथ ही साथ एक और खबर है पाकिस्तान से जुड़ी हुई। यूएई ने कंगाल पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है। शहबाज शरीफ के लिए यूएई ने अपना खजाना खोला है। दुबई पहुंचे शहबाज की मानो लॉटरी लग गई है। पाकिस्तान को यूएई 10 अरब डॉलर का निवेश देगा। यूएई दौरे पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ हैं और यूएई ने मानो खजाना खोल दिया है। 10 अरब डॉलर निवेश करने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूएई के दौरे पर पाकिस्तानी पीएम की यात्रा यूएई से डॉलर की उम्मीद को लेकर ही की गई है। उनकी ये यात्रा शुरुआत से ही सफल मानी जा सकती है क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान के लिए मानो तिजोरी खोल दी है। न्यूज एजेंसी वैम ने पाकिस्तान में आशाजनक आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के लिए 10 अरब डॉलर के आवंटन की घोषणा की है। गुरुवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और शहबाज के बीच मीटिंग हुई। दोनों के बीच पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसे समर्थन देने को लेकर बातचीत हुई। रिपोर्ट से पता चला कि पाकिस्तान में निवेश उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। मीटिंग में पीएम शहबाज के साथ डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पीएम के विशेष सहायक सैयद तारिक फातिमी मौजूद थे। पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर मिलना एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस समय पाकिस्तान बेहद खराब स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में 10 अरब डॉलर क्या वाकई पाकिस्तान को इस कर्ज से निकाल पाएगा, इस स्थिति से उबार पाएगा यूके देवनाथ सर? ये कथनी और करनी में बहुत गैप होता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि जब चाय पीते हैं तो चाय का प्याला जो है होंठ से लगने तक हमें देखना पड़ेगा कि चाय पी कि नहीं पी। अब जब यूएई बोल रहा है कि 10 अरब डॉलर देगा निवेश के लिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए। मैं 10 अरब डॉलर उनको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, अगले 1 साल में मिलेंगे या अगले 10 साल में मिलेंगे, कोई भी माइक्रो डिटेल सामने नहीं है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान इस पैसे का करेगा क्या? क्या वो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएगा? क्या पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इस तरह की प्लान्स रेडी रखी हैं? नहीं। ये पैसा पाकिस्तान में जब भी आएगा इसका आधा पैसा तो जो है पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स खा जाएंगे। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो पाकिस्तान की आर्मी में या आर्मी नेवी एयरफोर्स के हवाई जहाज, टैंक, तोप, गोले बारूद खरीदने में चले जाएंगे। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो वो पाकिस्तान की जनता को सब्सिडी देने में चला जाएगा। चीन तो बैठा ही हुआ है कि शायद यूएई से पाकिस्तान को पैसा मिलेगा तो शायद उसी पैसे से पाकिस्तान चीन का लोन वापस करेगा। तो ये जो यूएई में जो खबरें आ रही हैं ये कप एंड लीप में अभी बहुत ज्यादा गैप है जी। यानी कि इस हाथ लिया और उस हाथ जाने की तैयारी भी हो गई। मेजर शाह यूके देवनाथ सर जैसा बोल रहे हैं अगर वैसा ही पाकिस्तान में होता है फिर तो ये हालात कभी नहीं सुधरने वाले। बिल्कुल सही फरमाया आपने जी और मैं बिल्कुल की बात मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहूंगा कि ये पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे कहाँ लगाएंगे? उग्रवाद में, जो कि अक्सर करता है। मेजर शाह आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपका वीडियो भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। मुझे लगता है नेटवर्क वीक है,
आपके साइड, उसे दुरुस्त कराने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तब तक मैं संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, पाकिस्तान ऐसा समझिए कि बस डूब रहा है और डूबते को तिनके का सहारा अलग अलग तरीके से मिलता है, कभी चीन से, कभी IMF से, लेकिन ये जो UAE से एक तरीके से लॉटरी लग गई है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ की, वो लॉटरी क्या यहाँ आगे बढ़ने के लिए काम आएगा या फिर वो ऐसा ही होगा, इस हाथ आया और उस हाथ चला गया, यानी बट गया, फिर से नेताओं ने अपनी जेब भरी और बस आवाम रह गई देखते हुए? देखिए, एक बात UAE को जो इतना बड़ा निवेश करने के बारे में सोच रहा है, $10 बिलियन की निवेश की बात है। क्या पाकिस्तान में निवेश का वातावरण है? क्या ये पैसा डूब नहीं जाएगा? क्या ये पैसा सही जगहों पे उसका इस्तेमाल होगा? क्या उसके जो जहां कहीं भी वो निवेश करेगा उससे UAE को लाभ होगा? इन सारे विषयों पर UAE को सोचना होगा। अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है, अभी देखना है कि UAE इसमें कितने कदम उठाता अच्छा, और है। ये बड़ा अनाउंसमेंट अगर किया है UAE ने अपनी तरफ से, तो क्या इसमें उसकी भी कोई सेल्फिशनेस हो सकती है? सर्टनली, जो निवेश कभी भी कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में करता है तो उसका अपना एक हित होता है और उस हित को ध्यान में रखते हुए ही ये बड़े निवेश किए जाते हैं। $10 बिलियन की अगर निवेश की बात आ रही है तो जाहिर है कि जो पाकिस्तान के जो कई की सेक्टर्स में ये जो पैसा जाएगा, लेकिन मेरा प्रश्न वही है कि क्या पाकिस्तान में निवेश का वातावरण है? एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंक परस्त है, एक ऐसा राष्ट्र की जहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है, एक ऐसा राष्ट्र जो पहले से ही बैंकरप्सी की कगार पे है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान में भी उनके निवेश के प्लान है। बलूचिस्तान में स्थितियां कितनी दयनीय है। और उसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो राजनीतिक रूप से ये कितना अस्थिर राष्ट्र है, जो सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता पाकिस्तान की जेल में है और एक फ्रॉड इलेक्शन करा करके वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट को वहां के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के आर्मी ISI ने बैठा दिया है। तो ऐसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से, असुरक्षित स्थितियों की वजह से कोई बड़ा राष्ट्र पाकिस्तान के अंदर निवेश नहीं करता है, क्योंकि वो निवेश का वातावरण नहीं है। पाकिस्तान में जो वहाँ का आर्थिक तंत्र है उसके अंदर भी इतनी खामियां हैं कि जिसकी की वजह से ये पैसा डूबने की स्थिति में जाहिर है कि वो रहेगा। और जैसा कि हम सभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो इतना ज्यादा गहरा है, और विशेष रूप से वहाँ की जो आर्मी और ISI जो कि वहाँ के आर्थिक तंत्र पर भी अपना कंट्रोल करती है, उसका एक बड़ा जो एक शेयर है वो जाहिर है कि वो करप्ट पॉकेट्स में चला जाएगा और ये जो निवेश जो UAE जो योजनाएं बना रहा है उसमें सफल नहीं हो सकेगा। विश्व का कोई राष्ट्र पाकिस्तान में इसी वजह से बड़े निवेश नहीं करता। बड़ी जो कंपनीज हैं, यानी हालातों में कोई सुधार दूर दूर तक तो दिखता नहीं। UK देवनाथ सर, चीन से कर्ज लिया, हवा हो गया, IMF से कर्ज मिला, उसका कुछ अता पता नहीं। अब जब UAE $10 अरब निवेश करने को तैयार है, अगर ये भी जैसा आपने कहा कि आधा चीन ले लेगा, फिर आधा नेता अपनी जेब भर लेंगे, फिर उधर सेना अपने हित में इस्तेमाल कर लेगी, तो फिर पाकिस्तान का आगे होगा क्या? जी हाँ, अभी पाकिस्तान की विडंबना ये है रत्ना जी कि वहां पर कोई भी ठोस कार्य करने का कोई प्लान नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन में थे, दो शब्द इस्तेमाल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी रचनात्मक कार्यों के लिए एक्सपेंडिचर, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डे टू डे जो रिक्वायरमेंट होती है, आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, दवाइयाँ। पाकिस्तान में उनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। क्या उनके पास ऐसी कोई प्लान है कि एक बड़ा सा हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे इस पैसे से? क्या वो अपने हाईवेज को बनाएंगे? चीन ने सीपैक बनाया, और जो आशा की थी चीन ने कि सीपैक के इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाने के बाद उसमें बहुत ज्यादा माल की ढुलाई होगी, चीन से लेके ग्वादर तक और ग्वादर से लेके चीन तक। कुछ भी नहीं हुआ। जो चीन सोच रहा था कि हर रोज कम से कम 100, 200 या 500 कंटेनर्स चीन से ग्वादर जाएंगे, ग्वादर से चीन जाएंगे, उसकी जगह अभी तक एक दिन में मुश्किल से 20 या 30 कंटेनर जा रहे हैं ग्वादर से शिंजियान या शिंजियान से ग्वादर। यानी इन्वेस्टमेंट करके उस पर एक रिटर्न आना चाहिए, एक कैपिटल रिटर्न आना चाहिए। ये तो पाकिस्तान का कोई प्लानिंग ही नहीं है।
उनके उद्योग धंधे सब जो हैं वो बंद हो रहे हैं, रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे बिल्कुल। हैं, और सबसे बड़ी बात वो किसी से ट्रेड नहीं सोचा कर तो रहे बहुत ना कुछ जाता है अफगानिस्तान के और साथ, प्रोजेक्ट ना भी ऐसा ईरान के किया साथ। जाता है कि बहुत कुछ करने वाला है पाकिस्तान हालात सुधरने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो होता हुआ असल में धरातल पर नजर आता नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन और ज्यादा पहले से बदतर हो रही है। संजीव जी, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। मेजर शाह भी हमारे साथ में मौजूद थे, मेजर शाह का भी शुक्रिया। इन्हीं सभी खबरों पर आगे जो अपडेट